ठीक है, ये अपना सर्जरी केस है। अब ये है ट्रॉमा का सेकंड पार्ट। केस नंबर 20 में क्या है, बर्न का केस है। इसको वेल्डिंग वेल्डिंग का काम कर रहा था बंदा, तो इसको है ना, इसको इग्निशन हो गया, वहाँ पर जल गया ये। तो जलने के बाद में क्या हुआ, इसमें एक तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, ठीक है, मतलब इसका जो ट्रैकिया है ना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब इसका जब बात करते समय इसकी सही से आवाज़ नहीं आ पा रही है, इसका मतलब ये ट्रैकिया इसका जल चुका है, अंदर तक धुआं हुआ चला गया जो भी था उसका। तो वो है ना अंदर चला गया, तो ट्रैकिया अगर जल जाता है ना, तो इसमें अपना इंट्यूबेशन करना ज़रूरी होता है, मतलब कि ट्यूब डाल देंगे, ठीक है, NTUBATIUN, ठीक है, इंट्यूबेशन करना ज़रूरी होता है ताकि है ना सही से सांस ले सके वो। इसका मेन पॉइंट ये है। उसके अलावा इसका बीपी देखो कितना कम है, 110/70 है, ठीक है, मतलब शॉक का केस है, शॉक की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। उसके अलावा इसमें कर दिया, इसका यूरिन कम हो गया है, क्योंकि है ना बर्न में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है ना, वो है ना लॉस हो जाता है अपना, तो उसमें अपने उसकी वजह से अपन को डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है तो अपन को यूरिन नहीं आएगा, ठीक है। सूज इन द चीक, तो जो जला है ना, तो जलने का वो जो ब्लैक ब्लैक होता है वो गाल पे लगा हुआ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। डिफ्लेटेड एपिथेलियम डिहाइड्रेशन की वजह से, मतलब इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, बर्न हो गया, बर्न की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, और ये आदमी शॉक की तरफ जा रहा है डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, बर्न की वजह से। वॉइस इज हॉर्स, ठीक है, मतलब कि वो फेरिंग्स उसका जल गया, ट्रैकिया जल चुका है। और इसमें एरिया दिया हुआ कि कहाँ कहाँ इसका जला हुआ है। इसका अपन डायग्नोसिस करेंगे, सीवियर मल्टी सिस्टम बर्न रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लैश फ्लेम इंजरी, ठीक है, मतलब बर्न का केस है, अपन इतना लिखना डायग्नो इसका है ना, इस केस में डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, इस केस में है ना ये ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, एक रूल ऑफ 9 यूज़ करते हैं अपन, कितना एरिया बर्न हुआ है इसके लिए। तो है ना इसमें क्या होता है कि ये सब एरिया होता है कि जो हेड है, जो हेड और नेक है उसको अपन देते हैं 9 पॉइंट देते हैं, ठीक है, 9 पॉइंट दिया है। तो एंटीरियर मतलब आगे की साइड का 4.5 है और पीछे की साइड का 4.5 है, तो टोटल 9 हुआ। और एंटायर राइट आर्म, ठीक है, राइट आर्म हुआ, तो आगे की साइड का 4.5 और पीछे की साइड का 4.5, तो टोटल हुआ राइट आर्म का 9 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ। अब अगर अपन को एग्जांपल दिया कि ये है ना आदमी जल चुका है, तो इसका क्या पार्ट जला है, चेस्ट जला है, ठीक है, चेस्ट, वो भी एंटीरियर, सिर्फ आगे की चेस्ट जला है। तो आगे की चेस्ट का अपना कितना होगा, चेस्ट का कितना होता है टोटल, देखो चेस्ट का टोटल इधर दिया हुआ है ना, ये देखो आगे का अगर देखा, ये एंटीरियर है, अगर एंटीरियर है, ठीक, ये तो एंटीरियर में एब्डोमेन और चेस्ट दोनों मिला के कितना हुआ, 18 हुआ, ठीक है। अब है ना दोनों का एब्डोमेन और चेस्ट ये पूरा पार्ट मिला के 18 हुआ, तो सिर्फ चेस्ट चेस्ट कितना होगा, 18 का आधा होगा, ठीक है, 18 का आधा कितना हुआ, 9 हुआ। उसका आर्म इसका जला है, आर्म कौन सा जला है, एंटीरियर, सिर्फ आगे आगे का आर्म जला है, तो आगे आगे आर्म कितना होगा, इसका टोटल आर्म होता है 9 होता है, तो सिर्फ एंटीरियर पार्ट उसका कितना होगा, 4.5 होगा, ठीक है। तो ये 4.5 लिखेंगे इधर, बाद में इन दोनों को ऐड करेंगे 9 और 4.5 को, तो वो 13.5 आएगा, जो कि है टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो कि बर्न हुआ है, ठीक है। ऐसे अपन निकालते हैं बॉडी का सरफेस एरिया, बर्न सरफेस एरिया। तो बर्न सरफेस एरिया किस काम आता है, ये काम आता है अपने ट्रीटमेंट देने में, कि अपन को कितना फ्लूइड देना है, ठीक है, ये आगे आएगा। इसमें फर्स्ट एड क्या करना है बर्न वाले पेशेंट में, इसका डिहाइड्रेशन हो गया, ये शॉक की तरफ जाने वाला है, ठीक है, शॉक की तरफ जाने वाला, तो इसे अपन IV फ्लूइड्स देंगे, क्योंकि शॉक में बीपी कम हो जाता है। और क्रिस्टलॉइड्स देंगे, क्रिस्टलॉइड में है ना अपन मेनली क्या रिंगल एक्टिड देते हैं बर्न के केस में, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि बर्न हो गया है, स्किन निकल चुकी है, तो स्किन बैरियर थी जो कि रोक रही थी इन्फेक्शन, स्किन नहीं है तो इन्फेक्शन होगा, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे। पेन है तो उसके लिए एनाल्जेसिक देंगे। और है ना उसका एयरवे जल गया है तो उसके लिए मैं एयरवे को सिक्योर करेंगे, मतलब उसके लिए इंट्यूबेशन कर सकते हो, ऑक्सीजन दे सकते हो उसको। उसके अलावा बर्न हो गया, स्किन निकल गई, तो उसे है ना ड्रेसिंग करेंगे, स्टेराइल ड्रेसिंग, जिससे इन्फेक्शन ना हो। अब डेप्थ ऑफ बर्न हम कैसे पता करते हैं, अगर कहीं पे लिखा है ना कि पेन नहीं है, पेन नहीं है मतलब जो रिसेप्टर थे ना, नर्व रिसेप्टर जो कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो नर्व ही जल चुकी है, तो नर्व जल चुकी है तो वहाँ पे पेन नहीं होगा, ठीक है। अगर बहुत डीप बर्न होगा ना तो उससे पेन नहीं होता है, तो 3rd डिग्री बर्न में पेन नहीं है। अगर ब्लिस्टर बन रहा है, ठीक है, तो ब्लिस्टर बन रहे हैं तो उस वो होता है 2nd डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न में ब्लिस्टर बनते हैं। और है ना डेप्थ ऑफ बर्न एसेस करने के लिए टेस्ट रहता है, कैपिलरी रिफिल टेस्ट और ब्लैंचिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है कि है ना जो कैपिलरी रिफिल होता है ना वो नहीं होता है डीप बर्न के अंदर, वो नहीं हो पाता है, ठीक है। और ब्लैंचिंग टेस्ट में क्या होता है कि स्किन कलर डज नॉट चेंज, ठीक है, डज नॉट चेंज विथ प्रेशर, प्रेशर लगाने पे वो स्किन कलर चेंज नहीं होता, जब हम स्किन को दबाते हैं तो उस टाइम उसका कलर चेंज नहीं होता है। ये 2 चीज़ हम करते हैं डीप बर्न के अंदर। और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, एक तो है ना 3 कैथेटर हम लगाते हैं, 3 कैथेटर कहाँ कहाँ, 2 तो IV
आईवी है ना कैथेटर लगाते हैं, एक हम लगाते हैं ब्लैडर में यूरिन निकालने के लिए। इसके अलावा आईवी रिससिटेशन करते हैं, वो किस फॉर्मूला के हिसाब से करते हैं, पार्कलैंड फॉर्मूला से। पार्कलैंड फॉर्मूला में क्या होता है कि 4 ml इंटू परसेंटेज ऑफ बॉडी सर्फेस एरिया, जो हमने इधर रूल ऑफ 9 से निकाला, परसेंटेज ऑफ बॉडी सर्फेस एरिया इंटू वेट ऑफ पेशेंट, ये हम निकालेंगे। इससे हमको पता चलेगा कितना फ्लूइड हमको उसको पेशेंट को देना है। अब मान लो इस पेशेंट को अब हमको 10 देना है, ठीक है, 10 लीटर देना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 लीटर देना है। तो इस 10 लीटर के दो पार्ट करेंगे अपन, 5 लीटर और 5 लीटर। इसका जो 5 लीटर है ना, आधा आधा 5 लीटर अपन देंगे फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर, 8 घंटे में अपन 5 लीटर दे देंगे। और बचा हुआ जो 5 लीटर है ना, इसको धीरे धीरे देंगे 16 आवर्स के अंदर, 16 आवर्स के अंदर। तो टोटल कितना हुआ, 24 आवर्स के अंदर अपन पूरा 10 लीटर देंगे। इस टाइप से अपन यूज़ करते हैं इसको, पार्कलैंड फार्मूला को। उसके अलावा इसमें अपन रिंगल एक्टर या फिर सलाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। रिंगल एक्टर बेहतर बेहतर होता है, एक्टेड लिंगर, ठीक है। इसके अलावा हम वाइटल्स चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट को देखेंगे कि है ना डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर बर्न की वजह से यूरिन आउटपुट कम तो नहीं हुआ, और उसका ब्लड स्टडी करेंगे कितना ब्लड लॉस हुआ। उसके अलावा हम कब पता चलेगा हमें कि शॉक इसका ख़त्म हो चुका है, उस शॉक ख़त्म होगा ना तो उसका बीपी और हार्ट रेट स्टेबलाइज हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। उसका जो यूरिन आउटपुट होगा ना, वो 0.5 से 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 0.5 to 1 जितना होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा, ये नॉर्मल होता है। 0.5 to 1 पर ml पर kg पर आवर नॉर्मल होता है। उससे ज़्यादा हो गया या फिर उसके इक्वल हो गया तो वो नॉर्मल है, शॉक नहीं है, शॉक से निकल चुका। इमरजेंसी में किस किस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा इस केस में, इंट्यूबेशन करना जल्दी से जल्दी, अगर एयरवे को है ना एयरवे बंद हो गया तो। और है ना आईवी आईवी है ना कैथेटर लगाना है और ब्लेडर कैथेटर लगाना है, 2 कैथेटर लगाना है, मतलब टोटल 3 कैथेटर, 2 आईवी और 1 ब्लेडर का। उसके बाद फ्लूइड देना है उसको, एनाल्जेसिक देना है, सेडेटिव देना है और ड्रेसिंग करनी है उसकी। ये हो गया अपना केस ख़त्म। तो अब नेक्स्ट केस अपन करते हैं, केस नंबर 98। इसमें क्या था कि 42 ईयर का आदमी है, बीटन बाय अननोन पीपल, कुछ लोगों ने इसे मारा। कैसे मारा, किक मारी। किक मारी बोले तो ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है। चाकू मारा होता है शार्प ट्रॉमा होता है, किक मारी ब्लंट ट्रॉमा। कहाँ मारी, चेस्ट पे मारी, स्टमक पे मारी, ठीक है। उस वजह और है ना इसके किक मारने के बाद में इसका जो है ना पल्स, पहली बात तो पल्स ज़्यादा हो गया। पल्स ज़्यादा बोल कब हो सकता है, बीपी कम होती है तो पल्स ज़्यादा होता है अपना। बीपी कम हो गया मतलब कि इसको है ना किस वजह से कम हुआ होगा, उसको मार पड़ी उसका बीपी कम हुआ, मतलब हेमरेज हुआ होगा, तो हेमरेजिक शॉक की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। उस वजह से बीपी कम हुआ, उस वजह से हार्ट रेट बढ़ गई। तो है ना बीपी कम हुआ तो इसका स्किन पेल हो जाएगा, उस वजह से कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट, कॉन्शियस रेस्टलेस हो जाएगा ये। उसके अलावा और क्या दिया हुआ है कि लेटरल सरफेस पे, चेस्ट और एब्डोमेन के लेटरल सरफेस पे कुछ है ना उसको हेमरेज दिख रहे हैं, मतलब वो उसको लेटरल साइड में मारा हुआ, बीच में नहीं मारा हुआ। और लेटरल को किस लेटरल में, लेफ्ट लेटरल में, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड की 7th और 8th रिब है ना उधर पेन कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में मारा है, 7th और 8th रिब पेन कर रही है, तो लेफ्ट साइड की बात चल रही है सारी। लेफ्ट साइड में एब्डोमेन में कौन सा ऑर्गन रहता है अपना, एक तो स्प्लीन रहता है, मेनली स्प्लीन है। तो स्प्लीन की इंजरी तो इधर है, ठीक है। इसके अलावा रिब में थोड़ा सा पेन हो रहा है चेस्ट के उधर, तो वहाँ पर स्प्लीन की इंजरी हुई होगी, उसकी ब्लीडिंग हो रही है। उसके अलावा हेपेटिक डलनेस इज एबसेंट, तो है ना इसको लीवर को भी इंजरी हो सकती है इसके इस केस में। मेन तो स्प्लीन को तो है ही इंजरी, इतना आपको पता चला कि लेफ्ट साइड में स्प्लीन है मेन ऑर्गन। इसके अलावा पेरिटोनियल इरिटेशन है माइल्ड, तो थोड़ा 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 पेरिटोनियल इरिटेशन होता है, पेरिटोनाइटिस थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है इसको। एंटी वाला उधर रेक्टम है, ये रेक्टम है ना इसका वॉल जो हैंग हो रहा है ना, क्यों हैंग हो रहा है, क्योंकि जो ब्लीडिंग हुई ना इंटरनल ब्लीडिंग एब्डोमेन में, उसका जो ब्लड था वो एंटीरियर वॉल में आके इकट्ठा हो रहा है रेक्टम के, तो उस वजह से ये हैंग कर रही है, ठीक है। तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है इधर। तो अपन डायग्नोसिस लिखेंगे कि ब्लंट ट्रॉमा हो रहा है, पहली बात तो ऑफ द एब्डोमन, ठीक है, एब्डोमन एंड चेस्ट विथ डैमेज टू द पेरेंकाइमल ऑर्गन, ठीक है। मतलब कि पेरेंकाइमल ऑर्गन के डैमेज हो रहा है। दो टाइप का ऑर्गन होता है, एकदम पेरेंकाइमल मतलब जिसके अंदर ऐसा कनेक्टिव टिश्यू भरा पड़ा होता है, ऐसा डेंस होता है थोड़ा सा। और साथ में पेरेंकाइमल ऑर्गन ऑब्वियसली ऑफ द स्प्लीन, मतलब ये स्प्लीन का तो है ही है क्योंकि लेफ्ट साइड का है, लेटरल साइड का है। स्प्लीन भी एक पेरेंकाइमल ऑर्गन है। ब्लीडिंग इन द एब्डोमन, क्योंकि है ना जो रेक्टम का जो है ना एंटीरियर वॉल वो हैंग कर रहा है। डैमेज टू द हॉलो ऑर्गन कैनॉट बी रूल्ड आउट, हॉलो ऑर्गन का डैमेज हुआ या नहीं हुआ वो अपन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और हॉलो ऑर्गन के लिए अपन को कोई इन्वेस्टिगेशन करने पड़ेंगे, एक्सरे करना पड़ सकता है, बेरियम करना पड़ सकता है, एंडोस्कोपी करना पड़ सकता है, वो सब कुछ करना पड़ सकता है, अभी रूल आउट नहीं किया है, ठीक है।
एडिशनल रिसर्च में हम क्या करेंगे, इमेजिंग करेंगे। इमेजिंग में हम क्या 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 कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी और एक्सरे, ये सब कुछ करेंगे एडिशनली मोर डायग्नोसिस के लिए। और असेसमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब छोटा सा हॉस्पिटल है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे। कैसे स्टेबलाइज करेंगे, उसको फ्लूइड देंगे, पेन मेडिकेशन देंगे, और कोई अगर उसे कोई और कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उसे मॉनिटर करेंगे कि ज़्यादा सीवियर केस ना हो जाए। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग कितनी है, उसके अलावा कोई ऑर्गन का फेलियर ना हो जाए, लीवर का फेलियर, किडनी का फेलियर, किडनी डैमेज है तो ये सब ना हो जाए। किडनी भी लेटरल में होती है, उसका भी डैमेज हो सकता है इस केस में। ट्रांसफ़र टू, और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसका काम है कि इसे है ना, इस पेशेंट को जल्दी से जल्दी हायर लेवल पे ट्रांसपोर्ट कर दें, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिव इंटरवेंशन। ऑपरेशन में क्या प्रिंसिपल रहता है, ऑपरेशन डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंजरी, कि ने कितनी इंजरी, कितनी सीवियर इंजरी, उसके ऊपर डिपेंड करता है ऑपरेशन। और सर्जिकल इंटरवेंशन मोस्टली अपन यही यूज़ करेंगे, सर्जरी हमें यूज़ करनी पड़ेगी, अकेले मेडिसिन से नहीं चल पाएगा। और सर्जरी से हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे और रिमूव करेंगे डैमेज ऑर्गन को, ये दो चीज़ कर सकते हैं। और पेरिटोनाइटिस को भी ट्रीट करने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है, और एब्सेस अगर बन जाए मतलब आगे जाकर, तो उसके लिए भी हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। अब रिहैबिलिटेशन में क्या क्या काम आएगा, रिहैबिलिटेशन में है ना, जो क्या क्या यूज़ करेंगे हम, जो टर्म और सीवियरिटी, सीवियरिटी मतलब कितना सीवियर है पेशेंट का इंजरी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें रिहैबिलिटेशन कैसे करना पड़ेगा। रिहैबिलिटेशन मतलब कि हमने ट्रीट तो कर दिया, उसके अलावा वापस से वो काम वाम करने चला जाए, अपने जॉब पे चला जाए, अपनी पढ़ाई पे चला जाए, उसके लिए रिहैबिलिटेशन करते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा सीवियरिटी ऑफ पेशेंट पे। उसके अलावा सक्सेस ऑफ सर्जरी, जो सर्जरी हम कर चुके हैं वो कितना सक्सेसफुल है, अगर बहुत सक्सेसफुल है तो रिहेबिलिटेशन की कम ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जल्दी से वो चलने लग जाएगा। रिहेबिलिटेशन में इन्वॉल्व क्या क्या होगा, इसमें हम फिजिकल थेरेपी देंगे, उसे एक्सरसाइज एक्सरसाइज कराएंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे ताकि वो आराम से काम कर सकें, और अदर फॉर्म ऑफ सपोर्ट, ठीक है, और भी कोई उसे केयर चाहिए तो वो हम देंगे। और ड्यूरेशन जो है रिहेबिलिटेशन को डिपेंड करेगी, इंडिविजुअल जो पेशेंट होंगे ना, उनकी नीड और उनकी प्रोग्रेस पे, कितनी जल्दी वो सही हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ड्यूरेशन की, कब तक हमें रिहेबिलिटेशन देना है।